यानी कि गद्य शिक्षण क्या होता है? गद्य शिक्षण में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही हमारा साहित्य है। यानी कि हमारा लिटरेचर क्या होता है कि हमारा जितना भी ज्ञान है उसका एक संचित कोश यानी खजाना हमारा पूरा का पूरा वो हमारे गद्य साहित्य में है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कहानी है, उपन्यास है, निबंध है और हमारी कोई भी रचना है, जैसे रिकॉर्डिंग पॉज कर दो है वो क्या होती हैं कि हिंदी शिक्षण जो साहित्य होता है बेटा, उसमें हमारे कुछ निबंध भी होते हैं। जैसे वट वृक्ष की छाया, ये था दिनकर जी का एक निबंध था। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो आज का समय है या पुराना समय है उसकी क्या संस्कृति है, क्या का रहन सहन, लोग अपनी आजीविका, तो इन चीजों पर भी डाला जाता है। तो इसलिए हमारी सारी की सारी, चाहे हमारे कितने भी कवि हुए हैं, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, हमारे चारों युग जो हुए हैं, चाहे प्राचीन काल है, मध्य काल है या फिर उत्तर मध्य काल है, और आज का जो हमारा आधुनिक काल या नई कविता से संबंधित है, अपनी अपनी उस समय की जो ऋतु होती है उसके ऊपर से डाला। तो आपका जो हिंदी साहित्य का जो गद्य शिक्षण है उसमें क्या है कि भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल होते हैं, यानी स्किल, इंग्लिश में बोलते हैं स्किल, तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे कौशल। तो भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल होते हैं हमारे? सबसे पहले है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना, सुनने की कला। सेकंड है हमारा पठन कौशल, यानी पढ़ना। और थर्ड है हमारा भाषण कौशल, यानी कि हमारा बातचीत करना, अपने किसी भी संस्था पढ़ना। हमारा लेखन कौशल, यानी कि लिखना, कि लिखने की भी एक कला होती है। तो इस तरह से ये 4 कौशल हैं। इन चारों कौशलों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये कौशल क्या होते हैं, क्यों हमें इन स्किल्स पे इतना फोकस किया जाता है? तो गद्य शिक्षण में क्या होता है, गद्य शिक्षण में बच्चे को शुद्ध उच्चारण पर क्या किया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। इसमें लेखन है, सूक्ति है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, भाषा की शुद्धता है, शब्द रचना, वाक्य रचना, अक्षर बनाना और कहानी लिखना, एक पैराग्राफ बनाना। तो ये हमारे गद्य शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। तो अब गद्य शिक्षण का जो हमारा मेन क्या है, यानी उद्देश्य क्या है हमारा? गद्य शिक्षण का हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना। क्योंकि बच्चों को जैसे किसी भी शब्द के विषय में, किसी भी अक्षर का ज्ञान देना, अक्षर ज्ञान देना, शब्द ज्ञान देना, सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक अक्षर बनेगा, उससे क्या होगा, एक हमारा शब्द, शब्द से हमारा पद, और पद के बाद हमारा पूरा संपूर्ण वाक्य बनता है। और इन्हीं वाक्यों को जोड़कर हम क्या करते हैं, हमारी कहानी या कविता बनती है। तो इसके प्रमुख जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहले हमारा शुद्ध उच्चारण, यानी कि हमारा जो बोलना है वो हमें शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों को उचित गति, स्वर, सहस्वर में मौखिक वाचन, यानी कि सहस्वर क्या होता है, एक साथ बोलना। कई बार क्या होता है कि बेटा हम जैसे कुछ बोलते हैं, कोई भी गाना देखो, हम गाते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बलाघात क्या होता है, उतार चढ़ाव। कि जैसे हम कोई कहानी, ये नहीं कि ऊंची आवाज में, उस कि जब मान लो कोई कथन है तो उसमें क्या करते हैं, उस कथन को हम धीमी गति से पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसा शब्द जहाँ पे
हमारा पूर्ण विराम है या कोमा है या हमारी ब्रैकेट है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विराम देकर उन बातों को हम, उन शब्दों को हम बोलते हैं। तो इसके बाद क्या है कि बच्चों को मौन वाचन में निपुण करना, यानी गद्य शिक्षण का क्या मतलब है कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा या एक कहानी पढ़ी, उसको मौन यानी चुप रहना, तो आप ध्यान से उसको मन मन में पढ़ते हो और उसको समझते हो। इसके बाद है हमारा सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय की आदत। तो गद्य शिक्षण आपको देखो, कोई भी नोवेल सारे के सारे पढ़ते हो इंग्लिश या हिंदी के, कोई भी हिंदी का जैसे नमक नमक है, दिनकर जी की कहानी नमक का दरोगा, तो वो एक पूरा का पूरा बेटा एक उपन्यास टाइप में है, तो हम उसको देखते हैं, लेते हैं और पढ़ते हैं। उसी प्रकार जैसे मुट्ठी भर अनाज है, तो वो क्या है, हम उन चीजों को, उन गद्यांशों को धीरे धीरे पढ़ते हैं और इससे हमारी सेल्फ स्टडी की भी आदतें बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों को मौखिक और लिखित, यानी कि मान लो हमने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया, एक पैराग्राफ दिया, और क्या बोलते हैं, जैसे आपका अनसीन पैसेज आता है, तो उसमें से 3 या 4 लाइन हम क्या करेंगे कि वो आपकी एक तरह से कंक्लूजन के रूप में, या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला, को बोलते हैं। तो इससे वो हैबिट उसमें उसका होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी। आप लोगों ने कहानी पढ़ी, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो चिंतन शक्ति है, जो मनन शक्ति है, उसका भी विकास होता है। इसके बाद है बच्चों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना, यानी कि बच्चे, मान लो कोई कहानी हम पढ़ते हैं, कोई भी नॉवल, आप नॉवल इंग्लिश का पढ़ते हो, तो शेक्सपियर का है या किसी का भी है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कई चीजें हमें उसमें अच्छी नहीं लगती, तो हम बोलेंगे ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी किया जा सकता था, तो इससे क्या है, हम अपने लॉजिक देंगे, हमारे अंदर आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल जो सिचुएशन है उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो ये था हमारा गद्य शिक्षण के उद्देश्य। आज ध्यान से सुनो कि आपका जो मेन टॉपिक है वो है गद्य शिक्षण, कलता पद्य, क्योंकि बेटा इनमें से आपका एक 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब गद्य शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, कौन कौन से, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले है अर्थ कथन विधि, यानी कि अर्थ कथन विधि। इसका क्या मतलब है कि बच्चों को एक परंपरागत विधि में प्राय सभी पढ़ाते हुए क्या करते हैं, हम मौखिक पठन करते हैं। देखो आप 3rd 4th क्लास में टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को खड़ा कर देते हैं, बच्चा लेसन पढ़ता है, क्योंकि आप सारे के सारे टीचर बना रहे हो, तो आप भी क्या करोगे कि बच्चों से वो लाइनें, चाहे हिंदी की है या इंग्लिश की है, किसी भी सब्जेक्ट की है, बच्चा उसको पढ़ेगा। हम देखते हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ पे वो रुकावट हुई, कौन सा शब्द उसका उच्चारण अच्छे से नहीं हुआ, फिर हम उसका करेंगे, यानी कि उस भी बच्चे के सामने रखेंगे, उसको समझाएंगे, और जहां जहां उसकी कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए हम उस बच्चे को हम समझाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो ये कहलाती है हमारी अर्थ कथन विधि, यानी कि हर चैप्टर के लास्ट में हमारे वर्ड मीनिंग भी होते हैं, तो बच्चों को उन वर्ड मीनिंग के तहत समझाना, उसकी व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना। इसके बाद है हमारा जो वो है हमारी व्याख्या। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, या इसमें हमारी जो भाषा है वो कबीरदास की सदुकड़ी भाषा है, या फिर उसमें हम देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या दीर्घ संधि है। तो इस तरह से हम देखेंगे और वो हमारी 4 या 5 लाइनें हम देंगे, तब जाके हमारे अच्छे से मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3rd है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, यानी क्वेश्चनियर मेथड। फर्स्ट था हमारा अर्थ कथन विधि,
सेकंड है हमारी व्याख्या विधि और थर्ड है हमारा क्वेश्चनियर या प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है? इसमें यही होता है कि बेटा हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो एक पैराग्राफ हमने दिया और उस अनसीन पैसेज में से हम 5 क्वेश्चन बच्चों को देंगे और वो बच्चा उसमें से पांचों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर उनका जवाब देता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा प्रश्नोत्तर विधि। तो जो हमारा गद्य शिक्षण है वो प्रश्नोत्तर विधि से भी पढ़ाया है। इसके बाद है विधि। संयुक्त विधि क्या कहलाती है? इसमें व्याख्या और प्रश्नोत्तर दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त विधि में क्या होगा कि आपका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चनियर, व्याख्या और प्रश्न विधि, इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम बच्चे से व्याख्या भी करवाते हैं, उसका सिंपलाइजेशन यानी सरल तरीके से उसका अनुवाद करना। इसके बाद हम प्रश्न, उसमें से बच्चों को 3, 4, 5 जितने भी हैं वो 1-1 मार्क्स के हम उसको क्वेश्चन भी देते हैं। तो ये हमारी संयुक्त विधि कहलाती है। इसके बाद है समीक्षा विधि। समीक्षा क्या कहलाता है? हमारा क्रिटिकल, इंग्लिश में इसको क्रिटिकल बोलते हैं। तो समीक्षा विधि में क्या होता है? ये हमारी उच्च माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाएं कौन सी होती है हमारी? जो हमारी हायर एजुकेशन है, और माध्यमिक यानी कि जो हमारी 10वीं तक के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये विधि प्रयोग की जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी हम बच्चों के गुण दोषों की समीक्षा करते हैं, यानी जो हमने पाठ्य पुस्तक बच्चे ने जो पढ़ा, जो उसको एक असाइनमेंट दिया, एक पैराग्राफ दिया, उसमें से उसने क्वेश्चन छाटे, उनके आंसर हमें दिए, तो हम फिर उसके अंदर क्या करें, कहाँ कहाँ अच्छे से उस उत्तर के आधार पर फिर हम बच्चे यानी कि उसका जो भी सारांश है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बच्चे ने किए हैं, तो इस तरह से हम उसका क्रिटिकल वे में हम उस बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे और उसको समझाएंगे। तो ये गद्य शिक्षण की हमारी विधियां थी। अब है सोपान यानी स्टेप। सोपान उसके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। यही आपके पद्य शिक्षण में थे बेटा और यही गद्य शिक्षण में, तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगी। तो प्रस्तावना क्या है? यानी प्रेजेंटेशन, कि बच्चे के सामने हम उसका पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण के आधार पर हम अपना जो आज का जो नया टॉपिक है वो उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे आज का था, हमारे पास समय कम है, तो अगर मुझे आज का गद्य शिक्षण करवाना तो मुझे पहले पद्य शिक्षण के विषय में आप पूछना था, और उसके आधार पर जो आप आंसर दोगे फिर हम देखेंगे कि चलो आज का जो रिवीजन हुआ कल वाला, इसके बाद हम नया टॉपिक हमारा गद्य शिक्षण स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा प्रेजेंटेशन सबसे पहले होता है। प्रेजेंटेशन से पहले हमारी जो हमारा है उद्देश्य कथन और पूर्व ज्ञान परीक्षण भी लिया जाता है, यानी पीके टेस्टिंग। इसके बाद हमारा जो प्रस्तावना के बाद है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? हमारा वाचन भी होता है, व्याख्या भी होती है और हमारे विचार विश्लेषण भी होता है। यानी हम बोलते भी है, व्याख्या भी करते हैं, अर्थ भी बताते हैं और उस डेफिनेशन भी। अब है वो है हमारा तुलना, यानी कि हमने जो भी पढ़ाया है बच्चे को उसकी तुलना करना। जैसे कल ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था, मान लो 2 कहानी है, जैसे नमक का दरोगा है या बड़े घर की बेटी है, 2 कहानियां दोनों मुंशी प्रेमचंद की है, तो उन दोनों में क्या समानता है, क्या समरूपता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस यानी कि क्या अंतर दिखाया गया है। तो इस तुलना करते हैं। इसके बाद है हमारा नीकरण, यानी कि करण में क्या होता है बेटा? आधार पर जो हमने प्रस्तुतिकरण किया है, जो हमने व्याख्या की है, तो उसी के आधार पर हम नियमीकरण भी करते हैं, यानी कि बच्चे ने किस तरह से आंसर दिए हैं, क्या किया है, कौन सा अनुवाद किया, कहाँ पे व्याख्या में कमी है, विपरीत शब्द है या नहीं है, उनका मौन वाचन है या सहज स्वर वाचन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चे से उसका भी करते। थर्ड पॉइंट वो है हमारा
लास्ट पॉइंट है हमारा अभ्यास, यानी गृह कार्य। इसमें भी क्या होता है कि हम बच्चे को होमवर्क देते हैं। मैंने आपको पाठ योजना बताई थी, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारे सारे कॉलम कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा हमारा विषय है, बच्चे का छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम क्या है, यानी आप पीपल टीचर। उसके बाद हम अपना विषय, हमारा उप विषय ये लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे अनुदेशात्मक जो उद्देश्य है उनके विषय हम बताएंगे। फिर हमारा जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग, फिर पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसके बाद हमारा उद्देश्य कथन, और फिर हमारा प्रस्तुतिकरण। अब जब प्रस्तुतिकरण पूरा हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद हम उसका रिकैप्चुलेशन करते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति, कि हमने जितना पढ़ाया बच्चों को कहाँ तक समझ में आया, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उनको गृह कार्य देते हैं, यानी कि होमवर्क, कि बच्चों को कितना समझ में आया है, उसी के आधार पर उनको प्रश्न उत्तर लिख के लाने हैं, या कोई भी असाइनमेंट क्या है, या के विषय में देंगे। तो गद्य, इसके बाद क्या है बेटा, हमारा जिस तरह से गद्य पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, और इसके बाद है हमारा व्याकरण शिक्षण, यानी व्याकरण क्या होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर। तो ग्रामर में व्याकरण शिक्षण क्या कहलाता है हमारा, व्याकरण शिक्षण क्या होता है बेटा, कि भाषा के जो नियमों के शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। यानी कि अगर भाषा में देखो आप, हमारी भाषा शिक्षण में व्याकरण नहीं होगी तो क्या हमारा कोई शब्द बनेगा, आ की मात्रा की जगह ओ की लगाएंगे, ओ की जगह ई की लगाएंगे, तो हमारा ना कोई शब्द बनेगा, ना कोई हमारा वाक्य बनेगा। इसलिए व्याकरण शास्त्र का होना बहुत जरूरी है। जैसे उमा मंगल जी ने कहा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान कराता है। यानी कि नियम, नियम जो क्या होते हैं कि एक नियम में रहकर कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पे पूर्ण विराम आना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, किस तरह से हमें अपना वाक्य बनाना है, तो इस तरह से हमें एक नियमों में बांधता है। अब पतंजलि के अनुसार क्या थी, पतंजलि की जो व्याकरण शास्त्र थी उसका नाम था महाभाष्य। तो उन्होंने उसमें क्या था कि हमारे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संधि क्या है, उपसर्ग क्या है, और हमारे वाक्य क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, समानार्थक शब्द क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, तो ये सारा का सारा हमारा व्याकरण शिक्षण में ही आता है। तो व्याकरण शिक्षण का ये अर्थ है, यानी कि हमें नियमों में बांधता है क्या, हमारा व्याकरण शिक्षण। तो इसमें व्याकरण शिक्षण के लिए हमें क्यों जरूरी है बेटा व्याकरण शिक्षण, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या है कि व्याकरण भाषा के नियमों से परिचित कराता है। यानी कि जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं जाऊंगा दिल्ली कल, तो ये क्या है, कोई कोई भी हमारा सिस्टम ही नहीं बना वाक्य का। तो एक व्याकरण सिस्टम है, मैं कल दिल्ली, जैसे ई की मात्रा आएगी, फिर छोटा ले आएगा, बड़े ई की मात्रा, इस तरह से क्या है कि ये हमारे भाषा शिक्षण के कुछ नियम बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा वाक्य बनता है। इसके बाद क्या है, व्याकरण भाषा की शुद्ध बनाता है, हमारी भाषा को क्या करता है, शुद्धता प्रदान करता है, कि कहाँ पे हमारी कौन सी मात्रा आनी चाहिए, री की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो ओ की मात्रा। तो इस तरह से कई बार क्या कहते हैं कि एक ही जगह हम दो मात्राएं लगा देती है, जैसे ऐसा, तो ऐसे में क्या आएगा, दो मात्रा आएंगी, कैसा, कैसे में दो मात्रा आएंगी, कई बार हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारी भाषा की शुद्धता है वो भी शिक्षण से ही संभव है। व्याकरण भाषा में वर्ण, शब्द और काव्य के महत्व से परिचित कराता है। यानी वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, और हमारा काव्य, काव्य क्या होता है, यानी कविता शिक्षण या कविता पठन, वो क्या कहलाता है, वो भी हमारी व्याकरण से ही संबंधित है। इसके बाद है भाषा के नियमों की व्याख्या करना, यानी कि भाषा के क्या क्या नियम है, हमें जैसे अगर क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर एक्सप्लेन हमारा कहीं भी जैसे कोई भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आ ओ
ये कैसे हुआ, आश्चर्यजनक चीजें हैं तो वहां पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। कहीं हमारा सेंटेंस पूरा होगा, वहां हमारा पूर्ण विराम लगेगा। तो ये सारे के सारे हमारी व्याकरण शिक्षण के ही गुण हैं। इसके बाद क्या है कि व्याकरण शिक्षण से और क्या इसका उद्देश्य है, बच्चों को ध्वनियों का, ध्वनि क्या होती है, जो हम बोल कर सुनाते हैं वो हमारा ध्वनि होती है। तो इन की हमारा देखो, कहीं पे हमें तेज बोलना होता है, कहीं हमें उतार के बोलना होता है, ये भी हमारी जो व्याकरण शिक्षण है इसी के माध्यम से ही संभव है। इसके बाद है कि विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि उच्चारण सही होना चाहिए, मौखिक बोलकर बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की भाषा से संबंधित गुण दोषों को दूर करना और उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो ये था हमारा व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। अब माध्यमिक स्तर पर यानी सेकेंडरी लेवल पे, माध्यमिक स्तर कौन सा होता है, जो हमारा 10th से नीचे, यानी 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हमारे सेकेंडरी जो स्टेज है, तो कौन कौन से हमारे शिक्षण की विधियां होनी चाहिए व्याकरण शिक्षण की। तो सबसे पहले है हमारी सिद्धांत प्रणाली, यानी पाठ्य पुस्तक विधि और सूत्र विधि। पाठ्य पुस्तक विधि क्या, कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक बोलकर उच्चारित करके सुनाना। इसके बाद है सेकंड है हमारा भाषा संसर्ग विधि। तो जो हमारी सूत्र विधि है, इसमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको अभ्यास के द्वारा बताना। यानी कि सूत्र क्या होते हैं बेटा, कि कहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा, कहाँ पे बलाघात का प्रयोग होगा, कहाँ पे स्वर आएगा, कहाँ पे व्यंजन आएगा, कौन सी संधि है हमारी, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या हमारी दीर्घ संधि है। तो हम देखो, संधि जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि होगी, स्वर स्वर के मेल से हमारी स्वर संधि है, और जहां हमारा विसर्ग और स्वर या व्यंजन दोनों आए तो वहां पे हमारी विसर्ग संधि आएगी। तो ये कुछ व्याकरण शिक्षण के हमारे नियम होते हैं जिसके आधार पर बच्चों को समझा जाए। तो ये क्या होती है, ये रटने की चीजें होती हैं कि स्वर और व्यंजन के मेल से कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन के मेल से कौन सी संधि बनेगी। तो ये चीजें बच्चों को रटकर समझाई जाती हैं, फिर हमें उदाहरण के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा भाषा संसर्ग विधि। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जितनी भी रचनाएं हैं उनके आधार पर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। मान लो जैसे हमारी रामायण है, उसमें क्या है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उन शब्दों को देखना है। आप देखो कि जैसे हमारे इधर उत्तर भारत में अगर ये बीच का अगर एरिया देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारी क्या है कि खड़ी बोली है। हमारी उधर कुमाऊं साइड है, वहां पे कुमाऊनी बोली जाती है। अगर तमिल तेलुगु कन्नड़ या इधर जाते हैं तो हमारी तेलुगु है, मलयालम है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। और दूसरा अगर आप देखो कि यूपी साइड अगर हम जाते हैं तो होता है कि जैसे आ आन आ की मात्रा के जगह ओ, आहो। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा व्याख्या प्रणाली विधि। इसमें क्या होता है, यानी एक्सप्लेनेशन, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसको आगमन या निगमन विधि के द्वारा, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके द्वारा बच्चों को समझाना। आगमन विधि क्या होती है, जैसे कि इस प्रणाली में सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, व्याकरण के नियम समझाए जाते हैं। इसके बाद हम बच्चों को उसकी विशेष की तरफ हम जाते हैं, यानी हम एग्जाम्पल से उसकी जो बच्चे को जो समझा जाता है, सबसे पहले उदाहरण देकर हम उसको बताते हैं और उसके आधार पर ही हम उसका व्याख्या करते हैं। इसके बाद क्या है, जैसे हमारा समास है, मान लो माता पिता, तो इसमें क्या आएगा बेटा कि दोनों, ये हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे पंच तत्व, तो 5, इसमें क्या हो गया, हमारा द्विगु समास है। तो यानी जहां पे हमारा संख्यात्मक आएगा वहां पे द्वि यानी 2। अब माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो वहां पे द्वंद्व समास आएगा। तो इस तरह से बच्चों को हम क्या करते हैं कि हम उनको व्याख्या प्रणाली के माध्यम से समझाते हैं। इसके बाद है हमारा कि इसके लिए हमारी व्याकरण की जो विधियां हैं,
इसमें लास्ट है हमारी सहयोग विधि यानी कोऑपरेटिव मेथड। इसमें क्या आएगा, इसमें भी हमारी गद्य शिक्षण की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को जैसे बच्चा पढ़ता है या समझता है उसके आधार पर अध्यापक को भी उसका व्याख्यात्मक जो मूल्य है या व्याख्यात्मक जो आधार है उसके सामने प्रस्तुत करना। इसके बाद इसकी पाठ योजना भी आपकी आ सकती है। तो ये आज का हमारा पद्य शिक्षण और हमारा व्याकरण शिक्षण, ये 2 शिक्षण आज हुए बेटा, और कल का था हमारा पद्य। तो 3 शिक्षण मैंने करवा दिए। ये आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हुई। इसके बाद हम 4th यूनिट पे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज जिस बच्चे को भी जो भी समझ में नहीं आया बेटा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी में बताना पड़ता है। तो कहीं किसी मैम गद्य शिक्षण विधि के बाद ही व्याकरण विधि दे रखा है क्या बुक में भी? मुझे तो मिल ही नहीं रहा है बुक में। हाँ बेटा, ये